हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। नाउ लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द बेसिक ईपीएस एंड एडजस्टेड ईपीएस। तो समझते हैं कि बेसिक ईपीएस और एडजस्टेड ईपीएस में क्या डिफरेंस होता है। सो फर्स्ट इज डेफिनेशन। जितनी भी हमारे पास नेट इनकम अवेलेबल होती है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, उसे हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वेटेड शेयर्स। मतलब जितनी भी नेट इनकम है उसको डिवाइड कर दिया हमारे नंबर ऑफ एवरेज नंबर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ द शेयर्स, ताकि हमें पता चल जाए कि पर शेयर कितनी इनकम जा रही है। दैट इज बेसिक ईपीएस। बट एडजस्टेड ईपीएस में हम क्या करते हैं, जो भी नॉन रिकरिंग आइटम होते हैं या जो भी अकाउंटिंग चेंजेस वगैरह होते हैं उन्हें पहले कम करते हैं नेट इनकम में, और उसके बाद फिर उसे डिवाइड करते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से। फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक ईपीएस का नेट प्रॉफिट माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर। बट यहाँ पे हम बेसिक ईपीएस में पहले एडजस्टमेंट करते हैं और देन उसके बाद उसे डिवाइड करते हैं वेटेड एवरेज शेयर से। पर्पस क्या रहता है, ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी शेयर करती है कि कितना एक पर शेयर बेसिस पे कॉमन शेयर होल्डर को कितना फायदा हो रहा है। यहाँ पे शो तो यही किया जाता है, बट ये मोर एक्यूरेट पिक्चर्स दिखाता है। इंक्लूड एडजस्टमेंट, यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करा जाता, बट यहाँ पे जो भी अनयूजुअल या वन ऑफ या नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस है उनका एडजस्टमेंट करा जाता है। इसके अलावा भी कुछ मैंने ये डिफरेंसेस दे रखे हैं, आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द अमलगेशन इन अ नेचर ऑफ मर्जर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। देखो, जो हमारा अमलगेशन है वो दो तरह से क्लासिफाइड होता है, इन नेचर ऑफ मर्जर एंड इन नेचर ऑफ परचेस अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अब हमें नेचर ऑफ मर्जर पढ़ना है। तो नेचर ऑफ मर्जर का मतलब होता है कि जितनी भी एसेट या लाइबिलिटी है ट्रांसफरर कंपनी की, अमलगेट होने के बाद वो एसेट एंड लाइबिलिटी बन जाती है ट्रांसफरी कंपनी की। और जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कि 90% ऑफ द फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स के होल्डर्स होते हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर बन जाते हैं ट्रांसफरी कंपनी के। अब क्या क्या कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए, तो 5 कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए अमलगेशन इन कंसिडर्ड एज अ मर्जर। पहला, जितनी भी एसेट एंड लायबिलिटी है ट्रांसफरी कंपनी की, वो एसेट एंड लायबिलिटी बन जाती है ट्रांसफरी कंपनी की, ट्रांसफर कंपनी से ट्रांसफरी कंपनी को चली जाती है। जो भी शेयर होल्डर्स एटलीस्ट 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं ट्रांसफरर कंपनी में, वो इक्विटी शेयर होल्डर बन जाते हैं ट्रांसफरी कंपनी के। जो कंसिडरेशन है वो सिर्फ इक्विटी शेयर्स में दिया जाता है, एक्सेप्ट कुछ, मतलब जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स के बदले इक्विटी शेयर्स एज अ कंसिडरेशन दिया जाता है। लेकिन जो फ्रिक्शनल शेयर्स हैं, फ्रैक्शन में है शेयर्स, उनके बदले में सिर्फ कैश पे किया जाता है। जो बिजनेस ट्रांसफर, जो भी ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस है, वो ट्रांसफरी कंपनी बाद में कंटिन्यू करती है, ठीक है। और कोई भी एडजस्टमेंट जो है बुक वैल्यू में ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी वो नहीं किया जाता। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, जितनी भी एसेट लायबिलिटी और रिजर्व है ट्रांसफरर कंपनी की, वो रिकॉर्ड कर ली जाती, जितने जो भी रिकॉर्ड हुई है एग्जिस्टिंग बुक में, वो ऐसी एज इट इज ट्रांसफर हो जाती है ट्रांसफरी कंपनी को। कोई भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व इसमें अराइज नहीं होता है। और जो भी रिजर्व्स हैं जैसे कि पीएनएल, जनरल रिजर्व, उनकी आइडेंटिटी वैसे ही प्रिजर्व रखी जाती है। मतलब अगर पीएनएल रिजर्व है तो वो पीएनएल रिजर्व की तरह ही ट्रांसफरी की बुक में चला जाएगा। Then come to the next question. Define the segment asset and liability as per accounting standard 17। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सेगमेंट एसेट क्या होती है। सेगमेंट एसेट का मतलब है वो सारी ऑपरेटिंग एसेट जो कि सेगमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमने एम्प्लॉय करती हैं, और ये डायरेक्टली सेगमेंट के ऑपरेशंस में काम आती हैं। जैसे कि फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, ऑपरेटिंग एसेट जो सेगमेंट के बिजनेस ऑपरेशन में काम आती हैं, जैसे प्लांट मशीनरी, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल। इसके अंदर इनकम टैक्स एसेट या डिफर्ड एसेट नहीं आती हैं। देन कम टू द सेगमेंट लायबिलिटी। सेगमेंट लायबिलिटी मतलब सेगमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हुए जितनी भी ऑपरेटिंग लायबिलिटी अराइज होती हैं वो सारी हमारी सेगमेंट लायबिलिटी कहलाती हैं। इसके अंदर ट्रेड पेबल, एक्सपेंस पेबल और अदर ऑब्लिगेशंस आती हैं जो कि डायरेक्टली सेगमेंट के ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। इसके अंदर इनकम टैक्स लायबिलिटी, बोरोइंग एंड इक्विटी रिलेटेड लायबिलिटी नहीं आती है। इसके अलावा मैंने समरी टेबल भी यहाँ प्रोवाइड किया है ताकि अगर आपको रिविजन करना है तो आप कर सकते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द कंटेंट ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। अब समझते हैं कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट पहले होता क्या है। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट
बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट होता है। और ये जो भी अकाउंटेबिलिटी है डायरेक्टर की, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी अकाउंटेबिलिटी है डायरेक्टर की, वो सारी ये बताता है। इसके अंदर बहुत सारे की कंटेंट होते हैं, जैसे कि हम पहले पढ़ते हैं। पहला की कंटेंट, एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे डायरेक्टर कहता है कि उसने जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो फॉलो करे हैं अपनी एनुअल अकाउंट बनाते टाइम, और कोई भी मटीरियल डिपार्चर नहीं करा, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन उसने हाइड नहीं करी है, या कुछ भी घपलाबाजी नहीं करी है। और आप भी घपलाबाजी मत करना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना अगर नहीं किया है तो। देन कंसिस्टेंस अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब डायरेक्टर ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी एक बार सेलेक्ट कर ली वही उसने फॉलो करी है। ऐसा नहीं है कि आज ये पॉलिसी सेलेक्ट कर ली फिर कुछ टाइम बाद दूसरी पॉलिसी सेलेक्ट कर ली, ऐसा नहीं करा है। और अगर आप ऐसा करते हो ना, बार बार पॉलिसी चेंज करते हो, तो ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है कंपनी की नहीं पता चलती है, तो वो एक घपला माना जाता है। देन थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ एडिकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। डायरेक्टर ये कहता है कि उसने प्रॉपर और सफिशिएंट केयर करी है, सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड उसने मेंटेन करे, मतलब जो भी चीज़ें थी अकाउंटिंग की, जितनी भी चीज़ें थी वो प्रॉपर उसने मेंटेन करके रखी है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट। देन फोर्थ, प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल अकाउंटिंग एज अ ऑन गोइंग कंसर्न, मतलब उसने जो अपना एनुअल अकाउंट बनाया ना, ये सोच के बनाया है कि ऑन गोइंग कंसर्न रहेगा। ऑन गोइंग कंसर्न क्या होता है कि ऐसी अजम्पशन हम लेके चलते हैं कि हमारा बिजनेस ना अभी चलता रहेगा, बहुत साल तक चलना है। ऐसा नहीं सोचते कि अगले 2 साल में, अगले 3 साल में हमें बिजनेस बंद करना है। देन फिफ्थ इज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। डायरेक्टर ये कहता है कि उसने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस ले डाउन करी है, और वो गाइडलाइन इतनी इफेक्टिव है कि वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन करे और ढंग से कंट्रोल करे, इंटरनल कंट्रोल ढंग से करे। देन सिक्स, कंप्लाइंस विद एप्लीकेबल लॉ। डायरेक्टर ये कहता है कि उसने एक प्रॉपर सिस्टम बना रखा है ताकि जितनी भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो किया जाए और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस मेंटेन की जाए। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्डाइज है जिससे शॉर्ट फॉर्म में हम XML, एक स्टैंडर्डाइज है XML फॉर्मेट का, जो इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस और फाइनेंशियल डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके की फीचर्स क्या है कि स्टैंडर्डाइज है, मतलब XBRL हमें यूनिफॉर्म वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब इसने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया कि इसी फॉर्मेट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करनी है और शेयर करनी है। अगर सेम फॉर्मेट में हमें कई सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, हम उसे ईजिली एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, तो यही इसका मेन फीचर है। देन डेटा टैगिंग, यहाँ जो हर एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे एक यूनिक लेबल लगाया जाता है, जैसे रेवेन्यू, प्रॉफिट, ताकि ईजी आइडेंटिफिकेशन हो सके और सॉफ्टवेयर ईजिली प्रोसेस कर सके। ऑटोमेशन, XBRL की हेल्प से हम ऑटोमेटिकली डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। इससे क्या है कि जो आपके मैनुअल एफर्ट्स है और ह्यूमन एरर है वो रिड्यूस हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलेसनेस, इसने ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव किया है और स्पीड जो है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की फॉर अ इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर, एनालिस्ट, वो भी इंक्रीज किए। कैसे? क्योंकि आप जो है आप ऑटोमेटिकली अपने पूरे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। देन यूजेस ऑफ XBRL, किस लिए यूज़ होता है? आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में अगर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है रेगुलेटरी अथॉरिटी पे, तो इसलिए ये यूज़ होता है। एनुअल रिपोर्ट बनाने के लिए, जैसे बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, टैक्स फाइलिंग करने के लिए यूज़ होता है। डेटा को एनालाइज करने के लिए भी यूज़ होता है। इसके बेनिफिट्स क्या है कि ये डेटा की एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, कि डेटा आपका एक्यूरेट है और कंसिस्टेंस है, मतलब सेम आपने यूज़ किया है। रिपोर्टिंग कॉस्ट को कम करता है, मतलब बार बार आपको अलग अलग रिपोर्ट नहीं बनानी पड़ती, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और इसी में आपने बना ली। बेटर डिसीजन मेकिंग करता है, क्योंकि अब अगर हमने सेम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कई सारी रिपोर्ट प्रिपेयर करी हैं तो इस साल की रिपोर्ट हम इस साल के साथ कंपेयर कर सकते हैं और अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, और रियल टाइम पे हम एनालाइज भी कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन अ कंपनी हैज इट्स ओन इंटर कंपनी ट्रांसफर पॉलिसी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17? सो यस, कंपनी के पास अपनी खुद की इंटर स्टेट कंपनी ट्रांसफर पॉलिसी हो सकती है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, लेकिन कुछ उसके प्रॉपर प्रोविजन होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटर सेगमेंट ट्रांसफ़र क्या होता है। इसका मतलब है कि आपकी जो गुड्स, सर्विस है, रिसोर्सेज है, वो सेम कंपनी के जो डिफरेंट बिजनेस हैं उनके बीच में शेयर हो रही है। जैसे कि सेगमेंट ए है मैन्युफैक्चरिंग, वो सेल कर रहा है सेगमेंट बी को, सेगमेंट बी क्या है? रिटेलर है, और ये सेम ही कंपनी क्या है, तो दिस इज इंटर सेगमेंट ट्रांसफर। अब कुछ रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 जो फुलफिल होने चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? ट्रांसफर प्राइसेस बेसिस मस्ट बी डिस्क्लोज।
आपने किस बेसिस पे जो ट्रांसफर इंटर सेगमेंट ट्रांसफर करा है उसका प्राइस डिटरमाइन करा है वो आपको बताना पड़ेगा। देन कंसिस्टेंसी, आपने एक मेथड जो यूज़ करा है इंटर सेगमेंट में वो आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, मतलब अगर आज वो यूज़ करा है तो आप 2-3 साल में वही यूज़ कर रहे हो। देन एक्सक्लूजन फ्रॉम द कंसोलिडेशन, ये जो जब आप एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करते हो और कंसोलिडेट स्टेटमेंट बनाते हो, कंसोलिडेट स्टेटमेंट क्या होता है कि आप जो है अपनी मेन कंपनी, मेन ब्रांच और अपनी जितनी भी सब्सिडरी या सेगमेंट होता है उनका रेवेन्यू वगैरह सब मिला के एक कंसोलिडेट रिपोर्ट बनाते हो। तो वहाँ पे आपको ये जो इंटर स्टेट आपने ट्रांसफ़र करा है इससे जो भी आपका रेवेन्यू अर्न हुआ है, ये एक्सपेंस हुई है, वो आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में नहीं लिखते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप देख सकते हैं, वीडियो रोक के देख लेना। अब कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बुक बिल्डिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग क्या है? बुक बिल्डिंग एक मेथड है जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग में यूज़ किया जाता है ताकि हम सिक्योरिटी का जो प्राइस है, शेयर्स वगैरह का प्राइस जो है वो डिस्कवर कर सके। तो अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है जो हम जिसमें प्राइस डिटरमाइन किया जाता है बेसिस ऑन कितनी डिमांड है शेयर की। ठीक है, अब ये कैसा प्रोसीजर होता है इसका? पहला, आपको अपॉइंट करना होता है बुक रनिंग लीडिंग मैनेजर। कंपनी जो है सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करती है जिसे बुक रनिंग लीडिंग मैनेजर कहा जाता है इस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। देन फाइल ऑफ ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, आपको ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट बनाना होता है, ये ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस जो आपको सेबी के साथ फाइल करना होता है। इसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन होती है जैसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, रिस्क फैक्टर, कंपनी का बैकग्राउंड और प्राइस बैंड होता है। प्राइस बैंड मतलब जैसे 100 से 120 पर शेयर या फिर 120 से फिर 140 पर शेयर, ये प्राइस बैंड होते हैं, ये आपको फाइल करने होते हैं। नेक्स्ट, मार्केटिंग द इश्यूज, अब आपको कंपनी रोड शो वगैरह करके जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है वो जगाना होता है अपने शेयर्स में और कंपनी का विजन वगैरह बताना होता है जो ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपके कंपनी में इंटरेस्ट लें। देन ओपनिंग ऑफ द बिडिंग, फिर आपको बुक बिल्डिंग विंडो ओपन करनी होती है, यूजुअली 3 से 5 वर्किंग दिन के लिए ओपन रहती है और जो इन्वेस्टर है यहाँ पे अपनी बिड सबमिट करते हैं कि कौन से वाले प्राइस बैंड में, जैसे 100 to 140 के प्राइस बैंड में मैं शेयर लेना चाहती हूँ कि एक शेयर जो मुझे मिल जाए वो 120 से 140 के बीच में मैं खरीद सकती हूँ, तो ये स्पेसिफिक प्राइस बैंड में अपनी बिड करते हैं। देन कलेक्शन ऑफ बिड, जितनी भी बिड होती है ना फिर उसे कलेक्ट किया जाता है बुक रनर के थ्रू। ठीक है, ताकि हम जो है वेरियस प्राइस लेवल को देख सके कि कौन से प्राइस लेवल में या कौन से बैंड में सबसे ज़्यादा बिड आई है। फिर देन प्राइस डिस्कवरी एंड फाइनलाइजेशन, अब जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड आती है, जिस प्राइस बिड में सबसे ज़्यादा प्राइस बैंड में सबसे ज़्यादा डिमांड आती है, हम वो हमारा जो है वो प्राइस डिस्कवरी हो जाता है, वही हमारा इशू प्राइस होता है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईसॉप। ईसॉप क्या होता है? देखो, कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ ना इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। इसमें क्या होता है कि कुछ शेयर्स जो है वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है ताकि वो भी इक्विटी में आ जाए और कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ उनका ऑब्जेक्टिव भी अलाइन होता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स में यही है, अलाइन द एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर इंटरेस्ट। मतलब ईसॉप जो है एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। ईसॉप क्या होता है कि वो कंपनी के शेयर जो है वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें राइट दिया है कि कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो पार्शियल ऑनर बन जाएंगे और उनका जो मोटिव है और कंपनी की जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगी। अब उनका मोटिव भी यही है कि उनके शेयर की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब कंपनी इन्हांस होगी। ठीक है, उनका फायदा भी तभी होगा जब शेयर वैल्यू इनहांस होगी, तो उनका ऑब्जेक्टिव जो है शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के साथ अलाइन हो जाता है। देन रिटेंशन टूल, कई बार कंपनी जो है ईसॉप का यूज़ करती है लॉन्ग टर्म इंसेंटिव की तरह, ताकि वो जो एम्प्लॉय है उसको ये इंश्योर कर सके कि वो बहुत टाइम तक कंपनी में रुकेगा, क्योंकि ईसॉप जो है वो दिया तो जाता है बट उसको एक्सरसाइज करने की टाइम लिमिट रख दी जाती है कि मैंने आज आपको ईसॉप दे दिया बट मैंने आपको कह दिया कि आप 5 साल बाद, अगर 5 साल मेरी कंपनी को सर्व करेंगे तभी आप जो है इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि बंदा जो है उसके पास मोटिवेशन है 5 साल तक मेरी कंपनी में रुकने का। देन अट्रैक्टिंग अ टॉप टैलेंट, जो स्टार्टअप और गोइंग कंपनी होती है ना वो ईसॉप की हेल्प से स्किल्ड एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि जो स्टार्टअप है और नई कंपनी है वो ज़्यादा सैलरी तो दे नहीं पाएगी तो वो ईसॉप दे देती है। देन बूस्ट द प्रोडक्टिविटी एंड लॉयल्टी, जो कंपनी है जितने भी एम्प्लॉय हैं वो डायरेक्टली कंपनी की ग्रोथ से बेनिफिट ले सकते हैं अगर उनके पास ईसॉप है तो ये वो बहुत ज़्यादा कमिटेड और प्रोडक्टिव हो जाते हैं कंपनी को लेके। प्रमोटिंग अ ऑनरशिप कल्चर, ईसॉप जो है वो सेंस ऑफ ऑनरशिप प्रमोट करती है और इंकरेज करती है एम्प्लॉय को कि वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजफुल, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है।
कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एक्चुअल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश को दिखाता है कि कितना पैसा हमारा बाहर गया और कितना पैसा आया। मतलब इसमें जो नॉन कैश एक्सपेंस है उनकी जगह बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। अब इसकी यूजफुलनेस क्या है? शो द लिक्विडिटी पोजीशन, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, मतलब वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कितने अच्छे से मीट कर पाएगा, ये वो शो करता है। देन एक्सेस द कैश मैनेजमेंट, ये ट्रैक करते हैं कि कितने इफेक्टिवली कंपनी अपने कैश को मैनेज कर रही है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। अगर आपने 12th करी है अच्छे से अगर आपने 12th करी है तो आपको पता होगा कि कैश फ्लो के अंदर यही 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो ये यही दिखाता है कि इन 3 एक्टिविटी से हम कितने अच्छे से अपना कैश जो है वो मैनेज कर पा रहे हैं। देन हाईलाइट द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, पॉजिटिव कैश फ्लो, अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारा पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस हेल्दी है और हमारे जो मेन कोर ऑपरेशन है वो इफेक्टिवली हम मैनेज कर पा रहे हैं। हैंडल डिसीजन मेकिंग, जो इन्वेस्टर, क्रेडिटर और मैनेजमेंट है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए, जैसे लेंडिंग, इन्वेस्टिंग या बिजनेस प्लानिंग करने के लिए। देन असिस्ट इन बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, हिस्टोरिकल कैश फ्लो ट्रेंड को देख के हम फ्यूचर कैश फ्लो नीड कितनी होगी, कितना हमारे पास पैसा आ जाएगा, वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देन व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये रियल पिक्चर दिखाता है क्योंकि इनकम स्टेटमेंट की तरह ये नॉन कैश एक्सपेंस को नहीं लेता, तो ये रियल पिक्चर हमें दिखाता है। बेटर एनालाइज ऑफ लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, ये कंपनी कितना कैश एक्चुअल में जनरेट कर पा रही है और कितने अच्छे से अपनी ऑब्लिगेशन मीट कर पा रही है, ये हमें दिखाता है। देन हेल्प इन्वेस्टर एंड लेंडर, वही जो कंपनी की कैपेसिटी है रियल कैश फ्लो जनरेट करने की, वो ये दिखाता है। देन हाईलाइट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अगर पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है ऑपरेशन से तो मतलब यही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी अच्छी है, तो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को ये हाईलाइट कर रहा है। यूजफुल इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, देखो अगर हम कैश फ्लो की हेल्प से ही डिटरमाइन कर पाते हैं कि हमारा जो कैश बैलेंस है, कैश पेएबल है और रिसीवेबल है वो कितना है, तो हम अपनी वर्किंग कैपिटल को बेटर देख पाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का पॉजिटिव कैश फ्लो हो सकता है बट स्टिल वो अनप्रॉफिटेबल हो सकती है, तो सब्सटीट्यूट नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी का। एक्सक्लूड द नॉन कैश आइटम, नॉन कैश फैक्टर्स जैसे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बट कैश फ्लो उन्हें नहीं लेता है, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। शॉर्ट टर्म फोकस, ये सिर्फ करंट कैश पोजीशन को दिखाता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को तो ये शो करता ही नहीं है। मैन्युपुलेटिंग रिस्क, देखो टाइमिंग और कैश रिसिप्ट ऑफ पेमेंट को अगर हम एडजस्ट कर दें तो हम कैश पोजीशन को मैन्युपुलेट कर सकते हैं कि मैंने जो रिसिप्ट है कि मेरे पास जो पैसा आया वो मैंने अभी दिखा दिया, बट जो पैसा गया वो आज गया है लेकिन मैं उसे बाद में दिखा दूं, तो आज के टाइम पे मैं अपनी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी दिखा सकती हूँ, ठीक है। डज नॉट शो फुल फाइनेंशियल पिक्चर, ये तो सबको पता है कि बैलेंस शीट और जो इनकम स्टेटमेंट है उसके बगैर कैश फ्लो पूरी पिक्चर दिखा ही नहीं सकता। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 इन केस ऑफ अमलगेशन। देखो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा 14 है वो अमलगेशन पे अप्लाई होता है और मर्जर पे अप्लाई होता है, लेकिन 103 जो है वो सारे बिजनेस कॉम्बिनेशन पे अप्लाई होता है इंक्लूडिंग एक्विजिशन। टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिकोनाइज्ड, ये सिर्फ 2 टाइप के कॉम्बिनेशन रिकोनाइज करता है, अमलगेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अमलगेशन इन नेचर ऑफ परचेस, लेकिन ये मतलब ऐसा कोई क्लासीफाई नहीं करता मर्जर और परचेस को, ये सारे एक्विजिशन मेथड को एक ही तरीके से ट्रीट करता है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे हम ना पूल ऑफ इंटरेस्ट मेथड मर्जर के लिए और परचेस मेथड दूसरों के लिए यूज़ करते हैं, बट एक्विजिशन मेथड के अंदर यहाँ पे एक्विजिशन मेथड यूज़ होता है सारे कॉम्बिनेशन के लिए, मतलब कुछ ऐसे अलग अलग नहीं है, सबके लिए बस एक ही यूज़ हो रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल अराइज होती है अगर हम परचेस टाइप अमलगेशन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे गुडविल जो है सारे कॉम्बिनेशन में रिकॉग्नाइज होती है बट वो एमोटाइज्ड भी नहीं होती है। कंसिडरेशन, यहाँ पे बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है डिपेंडिंग ऑन मेथड, बट यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो हमेशा फेयर वैल्यू पे मेजर किया जाता है। एसेट एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड, यहाँ पे बुक वैल्यू पे हमारा मर्जर के अंदर क्या होता है कि हम बुक वैल्यू पे अपनी एसेट लेते हैं, जो भी एसेट एंड लायबिलिटी है वो जितनी भी बुक वैल्यू है वही एज इट इज ले लेते हैं, बट फेयर वैल्यू के अंदर हम परचेस पे लेते हैं, बट यहाँ पे हमेशा फेयर वैल्यू पे रिकोगनाइज किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द अमलगेशन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखो अमलगेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे 2 या मोर कंपनी एक साथ कंबाइन होकर नई एंटिटी फॉर्म कर लेती हैं, या फिर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब अपने अंडर ले लेती है। अब टाइप ऑफ अमलगेशन तो 2 तरह के होते हैं। मर्जर में क्या होता है कि सच में जेन्युइन पूल ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब 2 कंपनी की जो एसेट और लायबिलिटी है वो बुक वैल्यू पे कंबाइंड हो जाती हैं। बट परचेस के केस में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे को एक्वायर कर लेती है,
ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन की तरह ट्रीट होता है। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका कॉर्पोरेट फाइनेंस में? तो सबसे पहले है इकोनॉमी ऑफ स्केल। अगर दो कंपनी कंबाइंड हो जाएंगी तो उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करनी होगी, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल हो जाएगी और सिनर्जी क्रिएट होगी। मार्केट एक्सपेंशन, अमलगेशन जो है कंपनी को नई जोग्राफिकल एरिया में नए प्रोडक्ट मार्केट में एंटर करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि अब दो कंपनी का कस्टमर बेस मिल गया है। देन एनहांस द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अमलगेशन के बाद नए और अब्जॉर्बिंग कंपनी जो है उसकी बेटर पोजीशन हो जाती है, क्योंकि जो दूसरी कंपनी है उसके रिसोर्सेज भी उसके पास आ गए हैं और उसकी बोरोइंग कैपेसिटी भी बेटर हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर अब उस पर विश्वास ज़्यादा करेंगे। रिडक्शन इन कंपटीशन, अब देखो ये दो कंपनी थी, ये सेम इंडस्ट्री में है, अब इस वाली कंपनी ने इस वाली कंपनी को अपने अंदर मिला लिया तो कंपटीशन देखो कम हो गया, अब इसके जो इतने भी कस्टमर है वो सब इसी पे आएंगे। ठीक है, देन टैक्स बेनिफिट, अमलगेटेड कंपनी जो है वो लॉसेस को या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है और टैक्स बेनिफिट ले सकती है। ये थोड़ा इनकम टैक्स से रिलेटेड हो गया, बट आप इसे याद करके लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू द स्टेक होल्डर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है कि आप अपनी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कंपनी की परफॉर्मेंस, पोजीशन, कैश फ्लो के बारे में, वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रिपेयर कर रहे हो और प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, और ये जो है वो प्रिपेयर की जाती है गैप के अकॉर्डिंग या फिर IFRS के अकॉर्डिंग। प्राइमरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स में क्या क्या आता है? आपका बैलेंस शीट जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इन इक्विटी एंड नोट टू अकाउंट। एंड पर्पस क्या होता है इसका? पहला ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर आपकी कंपनी का हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ये रिपोर्ट बनाते हैं तो ये ट्रू और फेयर वैल्यू जो है कंपनी की हेल्थ की वो बताती है। डिसीजन मेकिंग टूल, जितने भी स्टेक होल्डर्स है जैसे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, मैनेजमेंट, वो अपना डिसीजन ना इन्हीं को देख के, मतलब बैलेंस शीट को देख के आप देखते हो कि भाई इस बैलेंस शीट इतनी है तो क्या मुझे इस कंपनी के शेयर लेने चाहिए, तो बीइंग एन इन्वेस्टर आप देख रहे हो ना उसकी डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, आप उसकी बैलेंस शीट देख रहे हो, आप उसके कंपोनेंट देख रहे हो, तो यही ये इसमें हेल्प करता है। कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, देखो कंपनी एक्ट एंड सैबी और बहुत सारी अदर स्टेचुरी बॉडी के हिसाब से आपको ये बनाना कंपलसरी है, तो आप जो है कंप्लाइंस कर रहे हो रूल एंड रेगुलेशन को। अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टर, अगर आप फाइनेंशियल स्टेट, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही रिलाई करते हैं, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा होगा तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आपको कैपिटल रेज करने में आसानी होगी। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, ये हेल्प करते हैं कि कंपनी अपनी करंट परफॉर्मेंस को पास्ट रिजल्ट के साथ या कॉम्पिटिटर या इंडस्ट्री बेंचमार्क के साथ कंपेयर कर सके। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द फाइनेंशियल। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो क्लियर, कंप्लीट और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन आपने उसमें प्रोवाइड करी है, कोई भी मटेरियल फैक्ट आपने हाइड नहीं करा है। ये हेल्प करती है स्टेक होल्डर को कि वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की देख सके, क्रेडिटर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करती है और कोई भी फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस या मैनिपुलेशन फाइनेंशियल डेटा का ये नहीं होने देती। इसके साथ साथ ये कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी को इन्हांस करती है कि मतलब आप प्रॉपर जो भी आपने वैल्यू लिखी है वो सही लिखी हो, और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करती है। देन कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी का मतलब है कि आप अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है डिफरेंट कंपनीज का कंपेयर कर पा रहे हो या अपना ही पास्ट स्टेटमेंट से कंपेयर कर पा रहे हो, या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वही कि आपने ऐसी पॉलिसी फॉलो की है कि आप डिफरेंट कंपनीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अपना ही स्टेटमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर कर पा रहे हो, और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसी या फॉर्मेट जो है वो यूज़ करते हो। ठीक है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं कि ये आपको बेंचमार्क सेट करने की हेल्प करता है और कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है वो इवल्यूट करने में हेल्प करता है, या तो अपनी पास्ट डेटा से कंपेयर करके आप इवल्यूट कर सकते हो या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से। देन ये ट्रेंड एनालाइज करने में हेल्प करते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका प्रॉफिट कितना गया, आपका रेवेन्यू कितना गया है, आपकी एक्सपेंस कितनी गई है, और ये हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है अगर आपकी पॉलिसी सेम होगी तो इन्वेस्टर्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करके देख पाएगा कि कौन सी कंपनी बेटर है, तो ये हेल्दी कंपटीशन को भी प्रमोट करता है। और ये एनालिस्ट और ऑडिटर को भी इरेगुलरिटीज़ या अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस जो हुए हैं उन्हें डिटेक्ट करने में हेल्प करता है।
देन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप सेम अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रिंसिपल एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक चेंज कर रहे हो, जब तक कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए कि बहुत ही जस्टिफाइड है कि आप जो है चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे थे और वो गवर्नमेंट ने ही बंद कर दिया है, तो आपने क्या किया, आप चेंज कर लिया। तो ऐसे केसेस में आप कर सकते हो, बट ये नहीं कि आप बिना फालतू के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज कर पा रहे हो। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिलायबल एंड कंपेरेबल बनाता है। अब सेम तरीके से बनाया होगा सब कुछ तो कंपेयर कर पाओगे, ट्रेंड एनालाइज करने में हेल्प करता है, कोई भी कंफ्यूजन को रिड्यूस करता है, और क्रेडिबिलिटी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लोगों की क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ XBRL इन एनहांसिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर द इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को ऊपर पढ़ा भी चुकी हूँ, मतलब सेम सिमिलर क्वेश्चन ही था, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है तो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है कि एक्सटेंशन बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। अब बस आ जाता है डायरेक्टली कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाता है। स्टैंडर्डाइज एंड यूनिफॉर्म, देखो ये इंश्योर करता है कि जो भी फाइनेंशियल डेटा है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो। तो इससे क्या होता है कि हम ईजिली समझ पाते हैं और ईजिली कंपेयर भी कर पाते हैं। ठीक है, इससे एम्बिग्विटी और मिस इंटरप्रिटेशन जो है ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड मेथड में जो होती थी वो रिड्यूस हो जाती है। देन इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी, कंपनी क्या करती है, टैग लगाती है हर फाइनेंशियल एलिमेंट के सामने, तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता और सारी चीज़ें हम अच्छे से समझ पाते हैं। देन ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी फॉर द स्टेक होल्डर, जो इन्वेस्टर्स हैं, रेगुलेटर, एनालिस्ट हैं, वो ईजिली एक्सेस कर पाते हैं और एनालाइज कर पाते हैं डेटा को ऑनलाइन। अब ये ऑनलाइन ही सॉफ्टवेयर में सारा डेटा पड़ा होता है तो आप ईजिली एनालाइज कर पाओगे। फिर अब रिपोर्ट को आप सर्च, शॉर्टेड और डाउनलोड भी कर सकते हो गवर्नमेंट के पोर्टल से और फाइनेंशियल डेटाबेस से, तो आपकी जो एफर्ट्स हैं, मैनुअल एफर्ट्स हैं, वो भी कम होते हैं। द कंपेरेबिलिटी, XBLR अलाउ करते हैं कि आप ऑटोमेटिक कंपेयर कर सको फाइनेंशियल डेटा कंपनीज और इंडस्ट्री के बीच में, अब मैनुअली कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, ये रिड्यूस करता है टाइम एंड एफर्ट जो मैनुअल डेटा एंट्रीज एनालाइज में लगते थे, अब नहीं लगते, क्योंकि अब आप इजीली ऑनलाइन ही कंपेयर कर सकते हो, तो टाइम भी कम लगेगा और आपके एफर्ट्स भी कम लगेंगे। एंड ये ऑडिट के लिए भी ईजी हो गया कि ऑडिटर्स भी अब इजीली लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को ऑडिट कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनकी हेल्प करो, उन्हें भी वीडियो शेयर करो। थैंक यू।